अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ ए टोराइड। तो ये टोराइड, TOROID, टोराइड क्या होता है? कभी कभी हम इसको टोराइडल कॉइल भी कहते हैं। टोराइड और टोरॉइडल कॉइल, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? ये टोराइड क्या होता है? आपको ये इसका जो मैंने बनाया है यहाँ पर डायग्राम, इस डायग्राम से भी पता चलेगा कि आपके पास जो पहले सोलेनाइड था, एक स्ट्रेट सोलेनाइड जिसकी कोई लेंथ होती थी, लेकिन जिसमें हमने एक वो स्प्रिंग के शेप में होता था, एक लॉन्ग हेलिकल स्प्रिंग, मतलब एक इस तरीके से स्प्रिंग जिसके, मान लीजिए इसके ऐसे टर्न्स होते थे जो हमने सोलेनाइड में देख लिया। सोलेनाइड की कुछ लेंथ जो होती थी रेडियस या डायमीटर के मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा होती है, और उसके बाद उसमें आपने देखा कि टर्न्स जो है, ये तार जो है उसको हमने एक कॉइल शेप में वाइंड किया हुआ होता है, और एक स्प्रिंग के फॉर्म में हमने इसको रखा होता है। अगर आप यानी इस तरीके से आपने देखा एक सोलेनाइड होता है। अब अगर आप इसी स्प्रिंग को या इसी कॉइल को इस तरह से बेंड करें, एक सर्कल के फॉर्म में बेंड करें, तो शेप इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है ना। तो फिर इस तरीके की शेप को ही हम टोराइड कहते हैं। आप कह सकते हैं एक टोराइड क्या है? ये a spring bent in the sorry, a solenoid bent in the form of a circle। अगर आप एक सोलेनाइड को बेंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, यानी इस तरह से सोलेनाइड है, तो आप इसको दो सिरों को, दो एंड्स को पकड़ के आप इसको बेंड करेंगे तो उसको एक सर्कल की शेप इस तरह से बनेगी। तो ये एक शाबाश टोराइड कहलाएगा। आप इसकी शेप को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए ये मान सकते हैं कि जो आपके पास एक स्कूटर का ट्यूब होता है, स्कूटर के टायर के अंदर जो ट्यूब होता है, उसमें आप मान लीजिए ये वही शेप है, ठीक है ना। और उस पर आपने एक कॉइल जो है एक स्प्रिंग की तरह वाइंड की है, और इन टर्न्स को एक दूसरे से दूर रखा हुआ है, या फिर इनको इंसुलेट किया गया है एक दूसरे से, मान लीजिए एक वार्निश कोट करके। और फिर इस ट्यूबिंग के ऊपर जब आप इस वायर को वाइंड करेंगे तो ये शेप बनेगा, और इस शेप को ही हम टोराइड कहते हैं। हमारा इस वक्त का टॉपिक ये है कि अगर इसमें से करंट पास होती है, ये देखिए इसके दो सिरे हैं, दो एंड्स हैं, और हमने यहाँ से मान लीजिए करंट पास करवाई, और ये करंट जो है ये इस तरह से हर एक टर्न में से पास होते हुए इस पूरे टोराइड में से पास हो रही है, और फिर मान लीजिए यहाँ से ये बाहर आ रही है करंट, इस तरीके से, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जो एक्सप्रेशन है, जो डिराइव करना है हमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए, वो हम कैसे करेंगे? अभी शेप तो आपको समझ में आई होगी। तो मसला ये है कि अच्छा, पहले मैं एक और बात आपको बताऊं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें होगा वो कैसा होगा। आपने देखा कि सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल रिजेंबल करता है विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, यानी इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। ये एक एंड से दूसरे एंड की तरफ भाग आ रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और नॉर्थ पोल से बाहर आके दूसरे एंड यानी साउथ पोल की तरफ वो बेंड होके एंटर हो रही है। दे इमर्ज आउट ऑफ द, दे अपीयर, the magnetic field lines appear to be emerging out. Magnetic field, the magnetic field lines appear to be emerging out of the north pole and enter the south pole। ठीक है, ये इस तरह से बाहर आती है, इस तरह से एंटर हो जाती है इसमें। अब सवाल ये पैदा होता है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड, ये तो वही स्प्रिंग है, ये यही सोलेनाइड है, इसको सिर्फ हमने बेंड किया है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, जो यहाँ से इस तरह से जा रही थी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से इस तरह से आएंगी, ठीक है, ऐसे इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद इन द सोलेनाइड। यानी इस सोलेनाइड के अंदर अगर आप देखें, यानी जो आपने ट्यूब एज्यूम किया, तो उस ट्यूब के अंदर फील्ड लाइंस इस तरह से दौड़ेंगी कि वो शाबाश सर्कुलर लूप्स बनाएंगे। इस तरह से वो सर्कुलर लूप्स बनाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में ये फील्ड लाइंस होंगी विद इन द सोलेनाइड। बहरहाल उसके बारे में बाद में भी बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी किसी पॉइंट पर वो कितनी होगी। मैं मान लीजिए कि इसका जो ये सेंटर है ओ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए, हम मान सकते हैं कि ये पूरा टोराइड जो है, यानी ये सारी कॉइल जो वाइंड की गई है, इट इज वाउंड इन बिटवीन द टू सर्कल्स विच आर कॉन्सेंट्रिक। एक अंदर वाला सर्कल,
एक बाहर वाला सर्कल। इन्हीं दो सर्कल्स के बीचों बीच इस कॉइल को वाइंड किया गया है। आप समझ रहे हैं ना? तो इसको इस तरह से वाइंड किया गया है, इस तरह से इस ट्यूब पर, ठीक है ना? मैंने जो स्कूटर के टायर की ट्यूब आपको एग्जाम्पल में बताई, टोराइड कोई स्कूटर के ट्यूब पर नहीं बनाया जाता है। मैं सिर्फ शेप के हवाले से कह सकता हूँ कि जैसे उस वक्त शेप बनेगी इस कॉइल की जब आप इसको किसी स्कूटर के ट्यूब पर वाइंड करेंगे, वही शेप होती है टोराइड की, ठीक है कि नहीं? तो बहरहाल अगर आपने इस तरीके से इसको वाइंड किया है तो आप देख रहे हैं कि ये दो सर्कल्स हैं, एक ये इनर सर्कल और ये दूसरा आउटर सर्कल। इन्हीं सर्कल्स के बीचों बीच ये कॉइल वाइंड की जाती है, ठीक है ना? अब हम मान सकते हैं कि इन दो सर्कल्स का, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, तो इन दो सर्कल्स का सेंटर जो है वो O है। तो हम यहाँ से 3 पॉइंट्स ले सकते हैं। एक हम यहाँ पर पॉइंट ले लेंगे, सपोज पॉइंट P1, पॉइंट वेल आउटसाइड द टोरॉइड, ठीक है ना? अगर हमें बताना हो कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट P1 विच इज आउटसाइड द टोरॉइड। नंबर 2, पॉइंट P2, फिर हम लेंगे इनसाइड द टोरॉइड, पॉइंट P2 when P2 lies inside the toroid. And number 3 is this point, say it is P3, which lies within the toroid, यानी उस ट्यूब के बिल्कुल अंदर वाला पॉइंट, इस तरह से P3, ठीक है ना? तो हमारे पास 3 पॉइंट्स है। इन पॉइंट्स पर हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो किसके बराबर होगी। तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट P1 पर, यानी वो पॉइंट जो आउटसाइड द टोरॉइड है, तो इस पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो वो कैसे निकाल सकते हैं, आप देख लीजिए कैसे निकालेंगे। हम उसके लिए, जैसा हमें एम्पेयर सर्किटल लॉ कहता है, उसकी एम्पेयर सर्किटल लॉ की जो डिमांड है, हम यहां से एक एम्पेरियन लूप जो है वो ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। यही हम करते हैं, एक लूप हमने ड्रॉ किया, एम्पेरियन लूप, यानी हम मान लेंगे कि ये एक मैग्नेटिक लूप है, एम्पेरियन लूप है, इस पॉइंट में से पास हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू, अगर हम देखें कि according to Ampere circuital law, the line integral of magnetic field B dot dl, ठीक है ना? Magnetic field, line integral of magnetic field, or the magnetic field, line integral of magnetic field in this closed loop. इस क्लोज्ड लूप में जो मैग्नेटिक लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, पूरे इस एम्पीरियन लूप के लिए जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, डीएल क्या है? डीएल इज दिस डीएल, ठीक है ना? अ पार्ट ऑफ दिस एम्पीरियन लूप, इस एम्पीरियन लूप का एक छोटा सा हिस्सा डीएल है। और बी क्या है? वहां पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और पूरा जो इस लूप, ये एम्पीरियन लूप पर जो लाइन इंटीग्रल, क्लोज्ड लूप पर जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके बराबर होता है? म्यू नॉट the total current threading the loop, total current threading through loop। इस लूप में से कितनी करंट थ्रेड हो रही है, ठीक है ना? म्यू नॉट टाइम्स आई लिखते हैं ना आप, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप। दिस इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर दिस एम्पीरियन लूप, ठीक है? अब जरा आप इस ट्यूब को समझ लीजिए, और इस केस को अगर आप समझेंगे ये किस तरह से होगा। देखिए, हमारे पास जो कॉइल है जिसको हमने इस ट्यूबिंग पर या इस तरीके से हमने इसको वाइंड किया है, जब हम मान लीजिए ये पोर्शन में ले लेता हूं इस कॉइल का, ये ऊपर वाला पोर्शन, और इस ऊपर वाले पोर्शन को, ये इसमें टर्न्स हैं इस तरह से, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, ठीक है ना? ये इस तरह से जाती हुई टर्न्स इसमें है। तो हम इस तरह से मान सकते हैं, जैसे कि मेरे हाथ की उंगलियां, देख लीजिए, ये आपका ये ट्यूबिंग है जिस पर आपने ये कॉइल को वाइंड किया है, ये वाला हिस्सा मान लीजिए। अब पेन तो मेरा स्ट्रेट है, ठीक है ना? तो ये पूरा स्ट्रेट नहीं है, लेकिन इसी पर आपको आपकी टर्न्स जो है कॉइल की, वो आपने वाइंड की है इस तरह से, ठीक है ना? तो वो टर्न्स मान लीजिए मेरी उंगलियां हैं, लाइक दिस, दीज आर द टर्न्स। ये टर्न, ये टर्न, ये टर्न, ये टर्न, ये टर्न, बहुत सारी टर्न्स हैं कॉइल की। तो वो ये उंगलियां हैं। अब अगर आप देखें तो यहां से करंट ऊपर आ रही हैं,
यहाँ से मान लीजिए इस टर्न में से, इस टर्न में से, इस तरह से, इसी तरह से ये वाली उंगली एक टर्न है, ये दूसरी टर्न है, तीसरी टर्न है, चौथी टर्न है। मान लीजिए यहाँ से करंट आ रही है, वो करंट कहाँ जा रही है, फिर यहाँ से इनवर्स जा रही है अंदर की तरफ। कन्वेंशनली हम ये मान सकते हैं कि अगर हम इस डायरेक्ट करंट को पॉजिटिव लेंगे तो फिर इस वाली करंट को क्या लेंगे हम, जो अंदर जाती हुई करंट है उसको क्या लेना है, नेगेटिव। हम जानते हैं कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता है कि हमने करंट को वेक्टर समझ लिया है। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब होता है हम सिर्फ जो डायरेक्शन है, कन्वेंशनल डायरेक्शन जो है करंट की, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा किरचॉफ्स लॉज में भी हम कहते हैं द करंट सपोज हेडिंग टुवर्ड्स अ जंक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव एंड ऑल करंट इज मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन आर टेकन एज नेगेटिव। इसी तरह से हम कन्वेंशनली ये मान सकते हैं कि अगर यहाँ से करंट आ रही है इस तरफ, इस तरफ जो बाहर आ रही है करंट, जो पीछे से इस तरफ जो करंट आ रही है, सो ऐसे जो करंट आ रही है लाइक दिस, ऐसे जो करंट आ रही है, ठीक है ना, इस तरफ जो करंट आ रही है, यानी जो बाहर की तरफ आ रही है करंट, इस तरह हमारी तरफ जो करंट आ रही है, सो दैट इज पॉजिटिव। फिर वो करंट कहाँ जा रही है, इसी टर्न में से अंदर की तरफ, ठीक। तो इसका मतलब अगर हम वो वाली करंट, ये करंट, इस दूसरी टर्न में से करंट, तीसरी टर्न में से करंट, चौथी टर्न में से करंट, ऑल करंट्स which are moving outside, if all such currents are taken as positive and all the currents moving inside are taken as negative, तो जितनी टर्न्स है उनमें से करंट ऊपर से बाहर आ रही हैं, फिर नीचे से अंदर जा रही हैं। तो इसका मतलब टोटल सम ऑफ पॉजिटिव करंट्स इज ऑल इक्वल टू टोटल सम ऑफ नेगेटिव करंट्स। मतलब अगर हम देखेंगे तो टोटल करंट क्या बनेगी, जीरो बनेगी। फिर आई बात समझ में? हालांकि करंट जीरो नहीं है, करंट टोराइड में जीरो कतई नहीं है, लेकिन जब हम कन्वेंशनली इसको साइन दे देते हैं तो हम देखेंगे कि अगर ये करंट टर्न में से ऐसे आ रही है, फिर ऐसे जा रही है, दूसरी टर्न में से करंट आ रही है इस तरफ और इस तरफ जा रही है, तीसरी टर्न में से ऊपर आ रही है इस तरह से और इस तरफ जा रही है, जो करंट यहाँ से बाहर की तरफ आ रही है उसको अगर हम पॉजिटिव लें, और जब वो करंट अंदर जा रही है अगर हम उसको नेगेटिव लें, तो हम क्या पाएंगे कि जितनी टर्न्स में से करंट्स बाहर आ रही हैं उतनी टर्न में से करंट्स अंदर भी जा रही हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक टर्न में से करंट बाहर आएगी तो उस टर्न की वो आगे चलते हुए वही करंट अंदर भी जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी टर्न को जब वो क्रॉस करेगी, पहले वो ऊपर की तरफ बाहर आएगी, फिर वो नीचे से अंदर जाएगी। तो पॉजिटिव करंट आई बाहर आ रही है, नेगेटिव करंट माइनस आई अंदर जा रही है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हमने क्या लिया, हमने शाबाश कन्वेंशनली इसकी ये साइन ले ली कि जो करंट्स हमारी तरफ यानी बाहर की तरफ आ रही हैं उनको पॉजिटिव ले लिया, और जो अंदर की तरफ जा रही हैं वो नेगेटिव ले लिया। तो इसका मतलब ये हुआ, तब उस सूरत में द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय दिस लूप विल बी जीरो। एम्पियरियन लूप ने इसमें जो टोटल करंट इन टर्म्स में से मानी जाएगी, जो इस एम्पियरियन लूप ने एनक्लोज की, वो टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप इज जीरो। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे द सम ऑफ all currents in all turns coming outwards is equal to the sum of all currents in the turns passing inwards. Therefore, total current enclosed या threading the Amperian loop, कौन सा Amperian loop, passing through P1 is equal to 0। तो टोटल करंट जो इस एम्पियरियन लूप में से पास हो रही है, हाँ जी, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0, वो 0 है। ठीक है भाई।
तो जब वो जीरो है तो आपकी ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो इसको नाम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, मैंने इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इस इक्वेशन फर्स्ट में टोटल करंट जब जीरो होगी तो क्या बनेगी इक्वेशन फर्स्ट, तो हम यहां पर ये रब करेंगे और लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, शाबाश, लाइन इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl is mu naught into total current, that is 0, and therefore line integral of b dot dl in the closed Amperian loop is 0. That means शाबाश b is equal to 0, क्योंकि आपका dl तो इंटीग्रेशन ऑफ dl तो 0 नहीं हो सकता। आप इसको लिख सकते हैं b dl cos थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड आप देख लीजिए जरा अंदर से किस तरफ है, इस तरफ से फील्ड लाइंस हैं, तो यहाँ पर dl इस तरफ है, फील्ड लाइन की डायरेक्शन अंदर ये तो पैरेलल आएगा, मतलब dl इस तरफ, फील्ड इस तरफ, तो पैरेलल आएंगे दोनों, तो इसका मतलब एंगल जीरो बनेगा, जीरो बनेगा तो इसका मतलब ये हुआ cos 0 is 1। तो हम लिख सकते हैं शाबाश b dl cos 0 is equal to 0। यहाँ cos 0 1 के बराबर है, तो आप लिखेंगे b इंटीग्रेशन ऑफ b dl ओवर क्लोज्ड लूप इज 0। तो नतीजा ये होगा कि ये b बाहर आएगा, तो फिर से रब करना पड़ेगा हमें, शाबाश, b बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन ऑफ dl मीन्स इस एम्पियर लूप, dl क्या है, एम्पियर, इस एम्पियरियन लूप का एक पार्ट, इंटीग्रेट जब उस dl को करेंगे तो वो आएगा सर्कमफेरेंस, इस पूरे एम्पियरियन लूप का सर्कमफेरेंस। ठीक है ना, वो जीरो नहीं हो सकता, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dl कैन नॉट बी जीरो, देयरफॉर क्या जीरो होगा, देयरफॉर b इज इक्वल टू 0। तो लिहाजा इस पॉइंट P1 पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आउटसाइड द टोराइड, एट अ पॉइंट आउटसाइड द टोराइड। आपने देखा कि सोलेनोइड पर भी जब हम बाहर वाला पॉइंट लेते थे, क्योंकि ये टोराइड है क्या, ये तो सोलेनोइड ही है जिसको हमने बेंड किया है इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। सोलेनोइड पर भी जब हमारे पास पॉइंट बाहर हुआ करता था तो वहां पर ना के बराबर मैग्नेटिक फील्ड होता था, यानी नेग्लिजिबल होता था, मान लीजिए ना के बराबर मैग्नेटिक फील्ड होता था। तो इसी तरह से पॉइंट P1 पर यहाँ पर भी आपने देखा द मैग्नेटिक फील्ड एट P1 इज 0। ठीक है, अब हम पॉइंट P2 पर ले लेंगे, तो जब पॉइंट P2 को ले लेंगे तो हमें एम्पियरियन लूप यहाँ से पॉइंट P2 में से ड्रॉ करना होगा, तो हम फिर से करेंगे एट पॉइंट P2। वो P2 कहाँ है, इनसाइड द टोराइड, जो कि टोराइड के अंदर है। एम्पीरियन लूप जब इसमें से पास होगा, मान लीजिए उसका एक पार्ट है ये dl, उस एम्पीरियन लूप का एक हिस्सा है dl, तो उसके लिए इंटीग्रेशन फॉर क्लोज्ड इंटीग्रल फॉर दिस एम्पीरियन लूप, दैट इज b डॉट dl, ये किसके बराबर होगा, म्यू नॉट इनटू करंट थ्रेडिंग द लूप, इनटू करंट थ्रेडिंग, जो इस लूप में से करंट थ्रेड हो रही है। क्या इस लूप में से कोई करंट थ्रेड हो रही है, नहीं, करंट तो इस टोराइड में से पास हो रही है, वो बाहर है, लूप कहाँ है, अंदर, तो इस लूप के अंदर से तो कोई करंट थ्रेड ही नहीं हो रही, तो लिहाजा करंट थ्रेडिंग द लूप इज व्हाट, 0। देयरफॉर हम यहाँ पर लिखेंगे, हाँ हम यहाँ पर लिखेंगे नो करंट इज थ्रेडिंग this loop, therefore mu naught into 0, that means b dot dl is equal to 0। जब आपका b dot dl 0 है तो पहली की तरह आपको फिर से मिलेगा, शाबाश, b dl cos of theta is equal to 0। अब जरा cos थीटा देख लीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वेल इनसाइड द टोराइड। ठीक है ना, एक सर्कल, फिर उसके बाहर दूसरा, फिर उसके बाहर तीसरा, लेकिन इसी टोराइड के अंदर ये dl है,
तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। डीएल एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कोई भी डीएल, ये डीएल और कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में है वो पैरेलल है आपस में, डीएल एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो कॉस थीटा क्या बनेगा, फिर से कॉस जीरो यहाँ पर बनेगा, कॉस जीरो 1 होता है, तो ये फिर से बनेगा शाबाश बी डी एल कॉस ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फिर से, हाँ, बी डी एल इज इक्वल टू जीरो बिकॉज कॉस जीरो इज 1, कॉस जीरो तो 1 होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर शाबाश बी इंटीग्रल ऑफ बी डी एल क्लोज्ड इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल टू जीरो। अब बी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल फॉर द क्लोज लूप, इस लूप के लिए पूरा डीएल, जब पूरे डीएल की इंटीग्रेशन देखेंगे तो वो इसकी सर्कमफेरेंस आ जाएगा, तो वो सर्कमफेरेंस ऑफ दिस एम्पिरियन लूप कैन नॉट बी जीरो, दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द एम्पिरियन लूप, ये इस एम्पिरियन लूप की सर्कमफेरेंस है, ये जीरो नहीं हो सकती, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज कैन नॉट बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो जब ये जीरो नहीं हो सकता, cannot be zero, therefore we can say b is equal to zero, तो b is zero। तो आपने क्या देखा, बाहर वाले पॉइंट P1 पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं और अंदर वाले इस पॉइंट यानी P2 पर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोराइड, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोराइड। Now we have a magnetic field well within the toroid, that is P3, we have a point P3 within the magnetic field। ये पॉइंट जो है ना ये बाहर है ना ये अंदर है। अब इस पॉइंट P3 पर हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे वो किसके बराबर होगा, इसके लिए भी वही करना है, हमें एक एम्पिरियन लूप इसमें से ड्रॉ करना है। ये देखिए, ये एम्पिरियन लूप है, ठीक है। अब इस एम्पिरियन लूप जो हमने ड्रॉ किया है किससे, कहां से ड्रॉ किया है, पॉइंट P3 में से, ठीक है। इसका जो ये एम्पिरियन लूप जो हमने ड्रॉ किया है, अब इसका भी इस एम्पिरियन लूप का एक पार्ट है डीएल, मान लीजिए डीएल, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, बी, इसका एक्सप्रेशन एम्पियर सर्किट लॉ जब इसके लिए अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, शाबाश, फिर से करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप, करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप, इस लूप में से जो करंट थ्रेड कर रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो करंट इसमें से थ्रेड कर रही हैं वो कितनी है। चलिए ये तो हम इसी तरह से लिखेंगे P शाबाश DL, पहले हम उस करंट को ही मेजर करेंगे, ठीक है। वी विल कॉल दिस एज इक्वेशन सेकंड। पहले करंट को मेजर करेंगे, करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप कितनी है, कौन सा लूप, जो पॉइंट P3 में से पास हो रहा है, गौर से देखिए ये वाला। अब इस वाले लूप में से जो करंट पास हो रही है, देखिए लूप ये टर्न्स हैं 1 2 3 4, इसी तरह से टर्न्स हैं, मगर हमने ये लूप जो P3 में से पास हो रहा है वो लूप कहाँ है, वो यहाँ पर है। आपको शायद ये दिख रहा हो, मैंने यहाँ पर लूप ड्रॉ किया है अपनी उंगलियों पर, ब्लैक, ठीक है, शाबाश, ये लूप है, शाबाश। अब इस लूप में जो टर्न्स आ रही हैं वो ये वाली हैं, ये वाली हैं, ये वाली हैं, ये पोर्शन जो टर्न का है, ये पोर्शन वो इस लूप के अंदर नहीं आ रहा। ये लूप ऐसे हैं और इसमें ये टर्न का, इस टर्न का ये पोर्शन आ रहा है, दूसरी टर्न का ये पोर्शन, तीसरी टर्न का ये, इन सारी टर्न में करंट जा रही है अंदर की तरफ। अगर हम इन वाली करंट को पॉजिटिव लेते हैं जो यहाँ आती हैं और जो अंदर जाती हैं उनको नेगेटिव लेते हैं, तो ये सारी करंट्स नेगेटिव हैं जो इस लूप में एनक्लोज हो रही है, जो इस लूप के अंदर आ रही है, और ये वाली करंट्स जो है वो पॉजिटिव है। फिर अगर हम इनको नेगेटिव ले लें, जो यहाँ बाहर आ रही है करंट, इस टर्न में से, इस टर्न में से, इस टर्न में से, यानी जो हमारी तरफ करंट आ रही है इस तरफ,
वो अगर नेगेटिव लेंगे तो ये करंट लेनी होगी नेगेटिव, ये फिर पॉजिटिव लेनी होगी, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये बाहर आ रही हैं, ये बाहर आ रही हैं, ये बाहर आ रही हैं, लेकिन इसमें से अंदर जा रही हैं, ये भी अंदर जा रही हैं, ये भी अंदर जा रही हैं, ये भी अंदर जा रही हैं। बाहर वाले लूप में क्या हो रहा था कि ये पोर्शन भी आ रहा था, ये बाहर वाले लूप में पूरी टोरॉइड आ रही थी, उसमें ये पूरी टर्न थी, ये पूरी टर्न थी, ये पूरी टर्न थी। मगर इस वाले लूप में क्या आ रहा है? सिर्फ टर्न का ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आ रहा है। आई बात समझ में? तो लिहाजा इसमें हमने कहा टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप इज जीरो, जब ना हमने बाहर वाला लूप लिया एम्पेरियन लूप, क्योंकि उसमें ये वाला पॉजिटिव करंट्स भी थी और नेगेटिव करंट्स भी थी। लेकिन ये जो लूप है जो बीच में से पास हो रहा है, इसमें सिर्फ ये वाले टर्न का, इस टर्न का आधा हिस्सा, इस टर्न का ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, और इन सारी टर्न्स में से करंट्स अंदर की तरफ ही जा रही हैं। तो हम सारी टर्न्स को या तो पॉजिटिव, इन सारी करंट्स को या तो पॉजिटिव लेंगे या फिर नेगेटिव लेंगे। अगर हम कहेंगे करंट इन ईच टर्न, कौन सी टर्न? इन ईच टर्न, current in each turn, let, या if the current, यहां पर हम लिखेंगे if the current in each turn, कौन सी टर्न? enclosed in amperian loop, inside या within the amperian loop is I। अब देखिए मैंने क्या लिखा, if the current in each turn within the amperian loop is I, यानी इतने पार्ट में, ये वाली टर्न, इस टर्न का हिस्सा जो है, इसमें अगर करंट है I, इसमें भी करंट है I, इसमें भी करंट है I, इसमें भी करंट है, तो टोटल करंट कितनी होगी जो इस लूप ने एनक्लोज की? वो होगी करंट I इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। देयरफॉर टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप is I into number of turns। number of total number of turns, number of turns in टोरॉइड, इस टोरॉइड में जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है उसको मल्टीप्लाई कीजिए। अब हर टर्न में से करंट I है, आपने इसको या तो पॉजिटिव ही लेना है सारी करंट्स को, या फिर नेगेटिव ही लेना है, ठीक है ना। अब मैंने I ले लिया हर एक टर्न में से, तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये टोटल करंट है। तो टोटल करंट जो है दिस इज I इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो भाई अगर हम इस तरह से कहेंगे, मैं इसको स्मॉल I लिखूंगा, स्मॉल I, ठीक है। तो अगर हम, तो फिर यहां भी स्मॉल I, ठीक है। अब अगर हमारे पास टोटल करंट है I इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू टोटल लेंथ। यूनिट लेंथ में अगर नंबर ऑफ, हम अगर लिखेंगे नंबर ऑफ, हम इस तरह से लिखेंगे देयरफॉर टोटल करंट इज इक्वल टू I इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इन टोरॉइड। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स टोरॉइड में कितनी है देख लीजिए, वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, number of turns, number of turns per unit length, per unit length into length of toroid, into length, number of turns per unit length of toroid नहीं, number of turns per unit length into length of this loop, length of loop। इसमें कितने टर्न्स होंगी? यूनिट लेंथ में ये लूप है, ये लूप जो है इसके यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स हैं कुछ, उन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में को मल्टीप्लाई करो इस लूप की पूरी लेंथ। अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में अगर नंबर ऑफ टर्न्स हैं स्मॉल एल, स्मॉल एन,
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पूरे लूप में कितनी टर्न्स होंगी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ ऑफ दिस लूप। ठीक है, वही मैंने लिखा, नंबर ऑफ टर्न्स इन टोराइड, पूरे टोराइड में कितनी टर्न्स है, हम लिखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स, शाबाश, पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द लूप। आई बात समझ में? तो हम लिखेंगे टोटल करंट, सपोज टोटल करंट इज इक्वल टू आई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के बदले लिखेंगे स्मॉल एन, फिर लेंथ ऑफ द लूप, इस लूप की लेंथ, अब इस लूप की लेंथ आप क्या लेंगे, वो है 2 पाई आर, यानी वो है सर्कमफेरेंस ऑफ दिस लूप, वही तो लेंथ ऑफ द लूप हो गई। मान लीजिए O से लेकर के P3 तक जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, तो इसकी सर्कमफेरेंस आएगी 2 पाई r, ये टोटल करंट है। अब जरा टोटल करंट हमने निकाली, मगर हमें क्या चाहिए, हमें तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए पॉइंट P3 पर, तो हम इसको इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्या मिलेगा इक्वेशन सेकंड से, शाबाश, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट थ्रेडिंग द लूप। तो कितनी है करंट थ्रेडिंग द लूप, वो है I इंटू एन इंटू 2 पाई आर। अब इसके बदले आप लिख सकते हैं B dl cos ऑफ थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू म्यू नॉट एन I इंटू 2 पाई आर। और ये I क्या है, करंट है, ठीक है, शाबाश। अब यहां पर जरा एंगल देखते हैं फिर से। अब आप यहां पर P3 पर देख लीजिए, ये dl है आपका, मान लीजिए पार्ट ऑफ दिस, ये आपका एम्पीरियन लूप है, P3 में से पास हो रहा है एम्पीरियन लूप, इस पॉइंट में से जो पास हो रहा है एम्पीरियन लूप उसका पार्ट है dl, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी वैसी ही हैं वहां पर, इस तरह से पास हो रही हैं, ऐसे, ठीक है। तो dl और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैरेलल होंगे, तो इसका मतलब एंगल जीरो होगा। तो जब एंगल जीरो है वहां पर, तो हम लिखेंगे क्लोज्ड इंटीग्रल b dl cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई इंटू 2 पाई आर, ठीक है। cos 0 इज 1, तो आप b बाहर करें, इंटीग्रेशन क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dl इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट एन आई इंटू 2 पाई आर। दिस इज b इंटू व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dl, अगर आप इस dl को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस एम्पेरियन लूप की पूरे एम्पेरियन लूप की सर्कमफ्रेंस, वो कितनी है, 2 पाई आर। तो अब इसके बदले लिख सकते हैं 2 पाई आर, शाबाश, इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट एन आई इंटू 2 पाई आर। अब 2 पाई आर एंड 2 पाई आर कैंसल्स, तो व्हाट इज b इक्वल टू, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो ये है आपका एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विद इन द टोराइड। यहाँ म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 4 पाई इंटू 10⁻⁷। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो I क्या है भाई, I इज द करंट पासिंग थ्रू द टोराइड, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ मैं दो बातें आपको बता दूं, ये मैग्नेटिक फील्ड रिजेंबल करता है बिल्कुल सोलेनोइड के साथ। जब सोलेनोइड के अंदर आप एक पॉइंट ले लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होता है, यहाँ भी टोराइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, वहां बाहर सोलेनोइड के बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, यानी इस पॉइंट पर, ठीक है ना, सोलेनोइड के बाहर। तो यहाँ भी आपने देखा टोराइड के बाहर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, यहाँ सोलेनोइड टोराइड के अंदर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है किसी भी पॉइंट पर, ये याद रखना है। दूसरी बात, जो आप यहाँ पर सोलेनोइड में अगर हम देखें तो वहां पर क्या देखा आपने कि उसकी लेंथ जो है, इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं और वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ और एक एंड से बाहर आ जाती हैं, यानी जिस एंड से वो बाहर आ जाती हैं और दूसरे एंड में एंटर होती हैं, जहां से वो बाहर आती हैं वो बिहेव करता है एज नॉर्थ पोल ऑफ द सोलेनोइड, जहां वो एंटर हो जाती हैं वो बनेगा साउथ पोल। मगर करंट की डायरेक्शन पर अगर डिसाइड हो कि नॉर्थ पोल ऑफ सोलेनोइड कौन सा है और
साउथ पोल ऑफ सोलेनाइड कौन सा है, तो हमने वहां पर देखा जिस एंड में से सोलेनाइड के जिस एंड में से करंट एंटर होगी इनटू द सोलेनाइड, जब किसी एंड पर करंट एंटर होती है इन द सोलेनाइड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो एंड जो सोलेनाइड का है वो बिहेव करेगा इस नॉर्थ पोल, और जहां से फिर दूसरा एंड जो है वो साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, यहाँ पर पोल्स कहाँ पर है आप जरा देख लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड है किस तरह, अगर ये एक ट्यूब है स्कूटर की, रबर ट्यूब फिर से हम मान लेते हैं, उसके अंदर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, मान लीजिए इस तरह से, ये ठीक है, तो आपका नॉर्थ और साउथ कहीं पर नहीं है, आपका यहाँ आप कहेंगे कि यहाँ से नॉर्थ है, पीछे से साउथ है। अगर एक सर्कुल होता, सर्कुलर लूप होता, अगर उसमें से करंट पास होती सपोज इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपका ये सरफेस ये फेस जो है बिहेव करता है नॉर्थ पोल, और पीछे वाला जो फेस है वो बिहेव करेगा है साउथ पोल। लेकिन यहाँ आपको ऐसा कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, यहाँ ये वाला प्लेन नॉर्थ पोल नहीं बनेगा, दूसरा प्लेन साउथ पोल नहीं बनेगा। आप ये मान के चल सकते हैं कि ये एक मैग्नेट विदाउट पोल्स है। याद रखें क्या, इट इज ए मैग्नेट विदाउट पोल्स। इसीलिए हम कहते हैं जब करंट किसी कंडक्टर में से पास होती है, हमेशा ये नहीं कहना चाहिए कि वो कंडक्टर अब मैग्नेट बन गया। नेचुरल मैग्नेट के पोल्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जैसे ये टोराइड है, जरूरी नहीं कि इसके कोई पोल्स हो। तो इसलिए हम सिंपली ये कहते हैं कि जब करंट पास होती है किसी भी कंडक्टर में, स्ट्रेट कंडक्टर हो, सर्कुलर लूप हो, सोलेनाइड हो, टोराइड हो, किसी भी, या कोई रेक्टेंगुलर लूप हो, कंडक्टर हो रेक्टेंगुलर शेप में, तो उसमें से करंट पास होगी। जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास होती है, हम कहते हैं उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसकी करंट की वजह से उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। हम ये नहीं कहते हैं वो कंप्लीटली मैग्नेट बन जाता है, क्योंकि आपने देखा कि नेचुरल मैग्नेट के पोल्स होते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टोराइड जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें है अंदर वाले पॉइंट पर, बाहर नहीं है, नहीं चलो इस वाले पॉइंट पर भी नहीं है, लेकिन विद इन द सोलेनाइड विद इन द टोराइड मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन पोल्स नहीं है। ठीक है कि नहीं, तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि ए टोराइड इज ए मैग्नेट विदाउट पोल्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।